हाय गाइस, माय नेम इज अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम पदार्थ विज्ञान के अंदर द्रव्य चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने द्रव्य के चैप्टर के अंदर पंच महाभूत को पूरा क्लियर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैक्सिमम 15 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसका नाम है काल। तो काल निरूपण स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें काल शब्द से क्या पता चल रहा है कि हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर काल? तो काल का मतलब क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, काल का मतलब होता है समय या फिर टाइम। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समय, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टाइम। तो यही होता है काल का मतलब। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आयुर्वेद के अनुसार, और जो अलग अलग आचार्य हैं उन्होंने काल को किस प्रकार से हमारे सामने प्रकट किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि काल शब्द कैसे बना। तो इस पर जरा ध्यान देना। हमने काल शब्द बनने का तरीका देखना जरा पहले। कला शब्द से क्या लिया इन्होंने? कला शब्द से ककार लिया और अकार लिया। एक शब्द है कला, कला शब्द से ककार और अकार लिया। ककार का लिया इन्होंने का और अकार का लिया आ, ठीक है। तथा ली धातु से लिया लकार। लकार मतलब लकार का ला, मतलब इनके फर्स्ट वर्ड देखो, का, आ और ला। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा हमारा काल। तो काल शब्द कैसे बना तुम्हें पता चल गया होगा। कला शब्द का ककार और अकार लिया और ली धातु का लकार लिया, जिससे काल शब्द बना। अब काल के लक्षण पढ़ेंगे हम। तो काल के लक्षण सबसे पहले तर्क संग्रह के अनुसार पढ़ेंगे। तर्क संग्रह ने बोला है, इसका श्लोक आप अपनी बुक से देख लेना। श्लोक पढ़ना जरूरी है, मतलब एक बार उसकी रीडिंग कर लेना, क्योंकि श्लोक का मतलब आना चाहिए हमें। जो इंपॉर्टेंट श्लोक है तुम्हें बता दूंगा मैं, लेकिन श्लोक देख लेना, तर्क संग्रह का भी, चरक का भी और सुश्रुत का भी। तो तर्क संग्रह बोलते हैं अतीत आदि। यहाँ पर एक वर्ड है अतीत। अतीत का मतलब होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर काल मतलब टाइम पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें पता है इनके अंदर ये 3 चीज तो आएगी ही आएगी। कौन सी? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम अतीत बोलते हैं। तो अतीत व्यवहार का जो कारण है, जो अतीत व्यवहार का कारण है, उसको हम काल कहते हैं अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। तर्क संग्रह बोलते हैं जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का जो व्यवहारिक कारण है, उसको हम काल कहते हैं। और काल कैसा है? काल एक होता है, ये काल एक विभु है। विभु का मतलब क्या होता है? व्यापक, मतलब ये चारों तरफ है, ये चारों तरफ होता है। और काल नित्य है। नित्य का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। काल एक है, काल सर्वव्यापक है, व्यापक की जगह सर्वव्यापक भी लिख सकते हैं, और काल नित्य है। आई होप तुम्हें इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आता है इसमें अकॉर्डिंग टू चरक। चरक, आचार्य चरक क्या बोलते हैं इसके अंदर? काल को परिणाम कहा गया है। काल के परिणाम से मतलब जो काल का रिजल्ट आएगा, जो काल का रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो क्या आएगा? जरा। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा, मृत्यु। ये दोनों स्वाभाविक रोग होते हैं। मतलब जो हमें काल का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, वो क्या मिलेगा? जो काल का परिणाम है कि हमारा बुढ़ापा और हमारी मृत्यु, ये दोनों ही हमारे पास आएंगी। ये काल का एक स्वाभाविक रोग है। देखो, सीधी सी बात है, हमने जन्म लिया है, जन्म लेंगे तो फिर एक दिन हम क्या होंगे? जवान होंगे। जवान होने के बाद हमारा बुढ़ापा आएगा और हमारी मृत्यु भी होगी। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है? ये समय के अकॉर्डिंग हो रही है, टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है, जिसको हम बोलते हैं काल। और ये क्या है? काल का एक परिणाम है, मतलब काल का एक रिजल्ट है। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट देखो, सुश्रुत ने क्या बोला? सुश्रुत ने 2 बात बोली है। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है और एक नेक्स्ट पेज पर है। पहला पॉइंट देखो, काल को भगवान कहा गया है। सुश्रुत ने काल को भगवान बोला है। वह स्वयं है। स्वयं का मतलब होता है किसी से उत्पन्न नहीं होता। जो काल है वो किसी से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए आचार्य सुश्रुत ने इसको भगवान बोला है। ये जो होता है अनादि होता है, अमध्य होता है, अनिधन होता है। मतलब काल का कोई आदि, मध्य और अंत नहीं होता। ठीक है, चलो, इसलिए काल को क्या माना गया है? भगवान माना गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, जो आचार्य सुश्रुत ने हमें बताया है, वो हम पढ़ते हैं इसमें। सभी चेतन विषयों का एक दिन अंत होता है।
हमें सबको पता है जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, जीव जंतु हैं, उनका क्या है, एक दिन निश्चित रूप से उनका अंत होना है। सिंपल सी बात है ना, ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा तुम्हें ये। बस तुम जो है वीडियो देखो, वीडियो को स्किप मत करना। ये चैप्टर जो है तुम्हारा इजीली खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक भी इजीली खत्म हो जाएगा। सभी चेतन विषयों का एक दिन अंत होता है जो काल के अधीन है। काल के अधीन, अधीन का मतलब क्या है, अंडर। ये टर्म्स तुम याद कर लो, नहीं तो तुम्हें पूरी आयुर्वेद में ये प्रॉब्लम देने वाली है। अधीन का मतलब होता है अंडर, जो काल के अंडर में है, जो समय या टाइम के अंडर में है, जो समय के अंतर्गत आ रहा है, उसका एक दिन क्या होना है, अंत होना है। स्वाभाविक सी बात है, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस दृष्टि से कौन से काल सभी को एक समूह में बांधे हैं। जो काल है, जो टाइम है, वो हम सबको क्या कर रखा है, उसने एक समय समूह से बांध रखा है। ठीक है, काल सभी को मृत्यु के समीप ले जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन लिखनी जरूरी है। काल सभी को मृत्यु के समीप ले जाता है। जो मतलब वही चीज एक्सप्लेन करने की इसको कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, सबको पता है हमें मृत्यु होनी है और हम सब जो है मृत्यु के समीप ही जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, काल की विशेषताएं। काल की विशेषताएं तुम्हें याद रखनी है, और काल के गुण। काल के गुण तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। काल के कितने गुण है, या तो पूछ लेंगे 5 गुण, या फिर वो दे देंगे मतलब बहुत सारे पॉइंट दे देंगे हमें, संख्या, परिणाम और उल्टे सीधे पॉइंट दे देंगे, जिसमें से हमें बताने पड़ेंगे कि इसके अंदर काल के कितने गुण प्रेजेंट है, जिस तरीके से नीट में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले काल की विशेषताएं। तो काल की विशेषताएं में क्या है, काल एक होता है। हमने पढ़ा अभी, तर्क संग्रह ने क्या बताया था, आचार्य तर्क संग्रह ने बताया था वह एक है, मतलब जो काल है वो एक है। वही आचार्य तर्क संग्रह के 3 पॉइंट तो यहाँ पे आ जाएंगे, बस तुम्हें 2 एक्स्ट्रा लिखने हैं। दूसरा क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, काल स्वतंत्र है। हम सबको पता है काल कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। काल क्या है, सर्वव्यापी है। यही आचार्य तर्क संग्रह ने बोला था, ये क्या है, व्यापी है, मतलब चारों तरफ है। काल नित्य है, यही आचार्य तर्क संग्रह ने बोला था, काल कैसा है हमारा, नित्य है। एंड लास्ट में क्या है, काल अतीत आदि व्यवहार का कारण है। यह भी आचार्य तर्क संग्रह ने ही बोला था। मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का जो कारण होता है उसको हम काल कहते हैं। तो ये काल की विशेषताएं हो गई। इसके अलावा काल के गुण जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुण कौन कौन से होते हैं, काल के 5 होते हैं। कौन सा, संख्या, परिमाण, ये सब मैंने तो बता रखे हैं इनके मीनिंग, ठीक है ना, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रकृत्व, संयोग और विभाग, तो ये क्या हो गए, हमारे काल के गुण हो जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, काल के भेद। काल के भेद आचार्य चरक ने अपने हिसाब से दिए हैं, आचार्य सुश्रुत ने अपने हिसाब से दिए हैं। अगर हम बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार, तो आचार्य चरक ने 2 बार अलग अलग भेद दिए हैं। एक आचार्य चरक ने बोला है ये होता है संवत्सर और आतुर अवस्था। एक बोला है ये नित्यक होता है और अवस्थिक होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं। तो काल के जो 2 भेद बताए इन्होंने, वो बताए संवत्सर, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अगर हम बात करते हैं संवत्सर की, तो संवत्सर का मतलब होता है 1 ईयर, 1 साल, यानी कि 365 डेज को हम क्या बोलेंगे, संवत्सर बोलेंगे। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं उत्तर आयन और दक्षिण आयन में। तो उत्तर आयन में क्या होता है, 6 मंथ आते हैं हमारे, और दक्षिण आयन में भी कितने आते हैं हमारे, 6 मंथ आते हैं। अगर तुमने ऋतुचर्या पढ़ा होगा अष्टांग का, तो तुम्हें ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उत्तरायण में भी हमारी 3 ऋतु आती हैं, और दक्षिणायन में भी हमारी 3 ही ऋतु आती हैं। उत्तरायण में कौन कौन सी, मतलब उत्तरायण का मतलब है जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन कर रहा होगा। दक्षिणायन का मतलब क्या है, जब सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ गमन कर रहा होगा। जब सूर्य उत्तरायण की तरफ गमन कर रहा होता है तो 3 हमें देखने के लिए मिलती हैं ऋतु। कौन कौन सी, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। आई होप ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तुमने अष्टांग हृदय में पढ़ रखा होगा। फिर अगर हम बात करते हैं दक्षिणायन की, तो दक्षिणायन के अंदर भी 3 ऋतुएं आती हैं। कौन कौन सी, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। हम बात करते हैं आतुर अवस्था की। आतुर अवस्था को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है काल और एक है इसके अंदर अकाल। अगर हम बात करते हैं काल की, तो काल का मतलब हो गया जैसे किसी कोई पेशेंट है तो उस पेशेंट की मेडिसिन का समय हो चुका है। एक तरीके से यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, इसकी अप्लाई करना सीख रहे हैं। काल को क्या बोलेंगे हम, कि किसी पर्सन की मेडिसिन का समय हो गया। अकाल मतलब उसकी मेडिसिन का समय नहीं हुआ है, या फिर उसने उल्टे सीधे टाइम पर ही अपनी मेडिसिन ले ली, तो वो क्या हो गया, अकाल हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से विकार यानी कि डिजीज भी उत्पन्न हो सकती हैं।
अब इसके अन्य भेद देखो, आचार्य चरक ने दो अलग टाइप के भेद और बताए हैं। कौन कौन से? नित्यक और आवस्थिक। आवस्थिक, ठीक है। जो नित्यक है, नित्यक क्या है? दिन रात महीना साल मतलब माह वर्ष इत्यादि के रूप में जो काल जाने जाते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं दिन हो रही है, रात हो रहा है, या फिर एक महीना हो गया, मैं 2 साल पहले वहां गया था, 2 साल पहले यहाँ जाना था मुझे, उसको हम बोलते हैं नित्यक काल, ठीक है। एक होता है इसके अंदर आवस्थिक काल। आवस्थिक काल का मतलब होता है जैसे कोई व्याधि उत्पन्न हो गई, किसी पर्सन को कोई डिजीज हो गई है, अब उसके रिलेशन में हम उस किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आवस्थिक काल। जैसे विकार की अपेक्षा से आवस्थिक काल कहा गया है, मतलब जो किसी को डिजीज हो गई है। जैसे अगर हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से पहले हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। जब बच्चा होता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कफज रोग उत्पन्न होते हैं, जो कफज व्याधियां होती हैं उसके अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो दोष होता है हमारा बाल्यावस्था में वो कफ बड़ा होता है। उसके बाद आती है युवा अवस्था। युवा अवस्था के अंदर पित्तज रोग होते हैं। क्यों? क्योंकि युवा के अंदर क्या होती है? पित्त दोष की प्रधानता होती है। और वृद्ध अवस्था के अंदर क्या होता है? वृद्ध अवस्था के अंदर वातज रोग होते हैं। वातज रोग क्यों होते हैं? क्योंकि इसके वृद्ध अवस्था बुढ़ापे के अंदर वातज दोष की प्रधानता होती है, इसलिए वातज रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गए इसके आवस्थिक काल के अंतर्गत में जो भेद आते हैं। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने काल को विभाजन कर रखा है, मतलब काल का उन्होंने विभाजन कर रखा है किसके अकॉर्डिंग? सूर्य की गति के अकॉर्डिंग। सूर्य की गति से काल का विभाजन होता है और इन्होंने काल को 12 भागों में बांट रखा है। देखो ये याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 5 नंबर में ही आ जाता है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार काल को एक्सप्लेन करो। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले जो काल शब्द बना पहले तुम वो बताओगे। उसके बाद आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो काल के लक्षण थे, एक लक्षण ये था काल का और दूसरा लक्षण ये था काल का, ठीक है, ये वाला। पहले तुम ये दोनों एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग जो काल को विभाजन कर रखा है इसको एक्सप्लेन करोगे। ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन याद तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने जो 12 काल बताए वो कौन कौन से बताए? मात्रा, काष्ठा, कला, नाडिका, मुहूर्त, याम, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्ष। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये तुम्हें मैं समझाता हूँ। देखो मात्रा क्या होती है? मात्रा क्या होती है? जो पलक झपकने में जितना समय लगता है, अगर हम एक बार अपनी पलक को झपकाते हैं तो उसमें जितना समय लगता है उसको हम मात्रा या फिर निमेष कहते हैं। एक बार पलक झपकाने में जितना समय हमको लगेगा उसको हम क्या बोल देंगे? मात्रा या फिर निमेष। अगर हम बात करते हैं अब 15 मात्रा की, तो 15 मात्रा का मतलब हो जाता है एक कास्ट का। ये सारे तुम याद कर लेना एक बार, फिर उसके बाद इनका रिलेशन याद कर लेना, ठीक है। 15 मात्रा मतलब एक कास्ट का। अगर हम बात करते हैं 30 कास्ट का, तो 30 कास्ट का मतलब होता है एक कला। इस तरीके से 20 कला का मतलब एक नाडिका, 2 नाडिका का मतलब एक मुहूर्त, और एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जाएगा नहीं तो। 48 मिनट, ठीक है। अब 3/2/4 मुहूर्त का मतलब क्या होता है? एक याम, मतलब या फिर एक पहर बोल सकते हैं, यानी कि 3 घंटे। अब 4 पहर, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट आना स्टार्ट हो जाता है। 4 पहर, 4 पहर का मतलब होता है एक दिन या फिर एक रात, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 पहर की। अब एक पहर कितने घंटे का होता है? मतलब एक दिन अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे और 12 घंटे रात की सपोज कर लो 4 पहर में। अगर हम बात करते हैं 8 पहर, तो 8 पहर का मतलब क्या होगा? 24 घंटे। 24 घंटे मतलब एक अहोरात्रि, इसे ये बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं 15 अहोरात्रि, मतलब एक अहोरात्रि का मतलब क्या हो गया? पूरा एक समय 24 घंटे का। तो फिर अगर हम बात करते हैं 15 अहोरात्रि की, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 दिन। एक पक्ष बोलते हैं 15 दिन को। 2 पक्ष का मतलब क्या हो जाएगा? एक महीना, यानी कि 30 डेज। 2 मास का मतलब हो जाएगा एक ऋतु। इन्होंने इस अकॉर्डिंग बताया है, नहीं तो यहाँ पर 3 मास आना चाहिए था, लेकिन जैसे आचार्य ने बोला हमें एज इट इज याद करना पड़ेगा। 3 ऋतु का मतलब होता है एक अयन, मतलब 6 महीने, और 2 अयन का मतलब होता है एक वर्ष, यानी कि 1 साल, और 5 वर्ष का मतलब होता है एक युग, यानी 5 साल। इसको हम क्या मानते हैं? एक युग मानते हैं। तो ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार हो गया, उन्होंने किस तरीके से काल को विभाजन कर रखा है। हम लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर, जो है काल का आयुर्वेद में
चिकित्सीय महत्व मतलब काल को किस तरीके का, मतलब काल का क्या महत्व है आयुर्वेद में। तो देखो, अब काल यानी कि समय। अगर कोई पेशेंट है, वो बीमार है, अगर हम उसे सही टाइम पर सही मेडिसिन देंगे तो तभी तो जाकर वो सही टाइम पर ठीक होगा। अभी कोरोना काल चला था, जिन्होंने ठीक से उनको मेडिसिन दी, ब्लड थिनर दिया और डेक्सामेथासोन दिया। डेक्सामेथासोन के हालांकि साइड इफेक्ट देखने के लिए आए हैं, लेकिन वही कारगर था इस टाइम पर, कोरोना के टाइम पर। तो उसी से तो पेशेंट ठीक हुए हैं। ब्लड थिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कोरोना के टाइम पर। तो अगर सही समय पे जिसको ब्लड थिनर मिल गया, उस पेशेंट के लंग्स कोलैप्स नहीं करे, वो बच गया, और जिसको नहीं मिल पाया वो बेचारा डेथ हो गई उसकी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर काल का महत्व आ रहा है, मतलब टाइम की बात आ रही है। टाइम के अनुसार ही हमें पेशेंट को दवाई देनी चाहिए। उससे बात हटके हम आते हैं दोबारा से आयुर्वेद पर। तो देखो, जैसे दिनचर्या हो गया, ऋतुचर्या हो गया, आहार, औषध सभी काल पर निर्भर करते हैं कि हमें कौन से टाइम पे कौन सा आहार खाना चाहिए, मतलब कौन सा मौसम चल रहा है, गर्म ठंडा, इस तरीके से उसी टाइम पर हमें कौन सी औषधि लेनी चाहिए। दिनचर्या ऋतुचर्या सब एक्सप्लेन कर रखा है अष्टांग हृदय में, तुम वहां से जाकर देख सकते हो। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है रोग निदान की दृष्टि से। अगर हम रोग निदान की दृष्टि से देखते हैं, हमें पता है कि कौन से महीने में कौन से दोष का प्रकोप होता है, संचय होता है या प्रशमन होता है। ठीक है, संचय का मतलब होता है कि स्टार्टिंग दोष बढ़ना स्टार्ट हुए, प्रकोप मतलब अपनी पीक पॉइंट पे है, प्रशमन मतलब दोष जो है शांत होने लगे हैं। तो वात सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ कब होता है, वर्षा के महीने में होता है। पित्त कब होता है, शरद में, और कफ कब होता है, वसंत में। ये चीज तुम्हें ऋतुचर्या में देखने के लिए मिल जाएगी, मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा, तुम वहां जाकर आराम से देखो, क्योंकि ये चीज यहाँ एक्सप्लेन करने की नहीं है। अब नेक्स्ट आता है लास्ट में इसके अंदर, चिकित्सा में अवस्थिक काल के अनुसार दोष। यही तुम्हें पता है, बाल्यावस्था में कफ बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई पेशेंट आया जो बालक है, छोटा सा बच्चा है, तो उसको हम ऐसी औषधि देंगे जिससे कफ और ना बढ़ जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काल की, मतलब अगर कोई बालक आएगा हमारे पास, तो सबसे पहले उसको हमें पता है कि काल के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या बड़ा होगा, उसके अंदर कफ बड़ा होगा। तो उसको हम कफज वाली औषधि देंगे ही नहीं, उसको हम कफज आहार विहार खाने के लिए कहेंगे ही नहीं, उसको हम आहार विहार चेंज कर देंगे, उसकी हम औषधि चेंज कर देंगे। इसी तरीके से युवा अवस्था में भी इस तरीके से हम चेंज कर देंगे कि उसको हम ऐसा आहार विहार देंगे ही नहीं। बात समझ आ रही है तुम्हें? तो इसी तरीके से क्या होता है, काल का महत्व देखने के लिए मिलता है हमें चिकित्सा के अंदर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो ये होता है हमारा सब कुछ काल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। और अभी मेरे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।